आज हम एक ऐसे फैसले पर बात कर रहे हैं जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य की दुनिया में बहुत हलचल मचा दी है। मालदीव ने तंबाकू पर एक ऐसा प्रतिबंध लगाया है जिसे पीढ़ीगत प्रतिबंध कहा जा रहा है, अपनी तरह का पहला। हमने इस पर जानकारी हाल की कई न्यूज़ रिपोर्ट से ली है, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे ग्लोबल सोर्सेज से भी। हमारा मकसद है इस नए कानून को समझना, ये असल में है क्या, क्यों इतना अहम है, और दुनिया में जो दूसरे प्रयास हो रहे हैं उनसे कैसे अलग है या शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह एक दिलचस्प बात यह भी है कि भाई कई देशों ने सोचा तो है ऐसा करने का, कोशिश भी की है, लेकिन मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इसे सच में लागू कर दिया है। चलिए इस खबर की तह तक चलते हैं, समझते हैं इसके मायने। तो बुनियादी तौर पर मालदीव की सरकार का फैसला यह है कि 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जिसका भी जन्म हुआ है वो व्यक्ति देश में तंबाकू उत्पाद ना खरीद सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है और ना ही बेच सकता है। ये फैसला जो है ये तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में दूसरे संशोधन के जरिए आया है और इसे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मंजूरी भी दे दी है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सिगरेट की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। तंबाकू के सभी रूप इसमें शामिल हैं, मतलब बीड़ी हो, चबाने वाला तंबाकू हो, कुछ भी जी। और एक और बात, मालदीव में पहले से ही सभी उम्र के लोगों के लिए ई सिगरेट और वेपिंग पर तो पूरी तरह बैन है ही। हाँ वो पहले से है। तो ये उस दिशा में एक और कह सकते हैं बड़ा कदम है। चलिए इस प्रतिबंध की बारीकियों को थोड़ा और देख लेते हैं। जैसा कहा, असर उन लोगों पर हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2007 या उसके बाद हुआ। मतलब जैसे जैसे ये पीढ़ी बड़ी होगी उनके लिए कानूनी तौर पर तंबाकू खरीदना या इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा। कानूनी आधार जैसा हमने बताया वो तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में संशोधन है जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उनके बयान में कहा गया है कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और तंबाकू मुक्त पीढ़ी को बढ़ावा देने के राष्ट्र के प्रयासों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पॉलिसी बदलाव नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी को तंबाकू से मुक्त रखने का लक्ष्य है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। और देखिए, इस कदम के महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें ग्लोबल पिक्चर और मालदीव के अपने हालात दोनों को देखना होगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO हमें बताता है कि धूम्रपान और तंबाकू के दूसरे इस्तेमाल से दुनिया भर में हर साल 70 लाख 7 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान जाती है। 70 लाख हर साल? हाँ, हर साल। ये एक तरह की वैश्विक महामारी है जिसका असर हर देश पर पड़ता है। अब अगर हम खास तौर पर मालदीव को देखें तो स्थिति काफी गंभीर नजर आती है। WHO के 2024 के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि मालदीव में 15 से 69 साल की उम्र के लगभग 25.5% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। 25%? यानी हर 4 में से 1 वयस्क? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। और अगर हम इसे लिंग के आधार पर देखें तो तस्वीर और भी चिंताजनक है। पुरुषों में तंबाकू उपयोग की दर 41.7% है। 41%? अरे बाप रे। जी, बहुत ज्यादा। महिलाओं में ये 9.3% है, पुरुषों से कम है, लेकिन फिर भी कम नहीं कह सकते इसे। लेकिन जो आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो युवाओं से जुड़ा है। CNN ने 2021 के डेटा का विश्लेषण किया था। उसमें पाया गया कि मालदीव में 13 से 15 साल के किशोरों में तंबाकू उपयोग की दर वयस्कों की तुलना में लगभग दोगुनी थी। दोगुनी? वयस्कों से भी दोगुनी? ये तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, ये दिखाता है कि तंबाकू की लत बहुत कम उम्र में ही शुरू हो रही है और ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? मतलब क्या मालदीव में तंबाकू आसानी से मिल जाता है या कोई सामाजिक कारण है? ऐसा क्यों है कि किशोरों में दर इतनी ज्यादा है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कारणों का विश्लेषण तो नहीं करते, लेकिन हाँ, हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। कई जगहों पर होता है कि युवाओं में धूम्रपान स्टेटस सिंबल बन जाता है, या साथियों का दबाव होता है, विज्ञापन का असर होता है, भले वो सीधे ना हो। संभव है कि मालदीव में तंबाकू उत्पादों की आसान पहुंच हो, खासकर छोटी दुकानों पर, या शायद सामाजिक तौर पर इसे उतनी गंभीरता से ना लिया जाता हो। ये सब वजहें हो सकती हैं। और सरकार का ये पीढ़ीगत प्रतिबंध आज शायद इसी खतरनाक ट्रेंड को सीधे तौर पर रोकने की एक कोशिश है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मालदीव सरकार के लक्ष्य साफ हैं। पहला, युवाओं को तंबाकू के खतरनाक असर से बचाना। दूसरा, समय के साथ एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो तंबाकू से पूरी तरह मुक्त हो। और तीसरा, WHO का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है टोबैको कंट्रोल पर,
FCTC, उसके तहत अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को भी निभाना। तो ये जो किशोरों में तंबाकू की ऊंची दर है ना, यही इस पीढ़ीगत नजरिए को अपनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह नजर आती है। ये भविष्य पर केंद्रित एक बहुत बड़ा दांव है, आप कह सकती हैं। तो ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर युवाओं वाले। लेकिन सवाल ये उठता है कि मालदीव ने ये इतना बड़ा और मुश्किल कदम क्यों उठाया, जबकि हमने देखा कि न्यूजीलैंड जैसे विकसित देश ने ऐसी ही कोशिश की थी और फिर वो पीछे हट गए। मालदीव में ऐसा क्या अलग था कि वो इसे लागू कर पाए? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्रोत हमें सीधे तौर पे ये तो नहीं बताते कि मालदीव क्यों सफल हुआ, लेकिन हम कुछ संभावित कारणों पर सोच सकते हैं। पहले बात तो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। हो सकता है मालदीव में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच ज्यादा सहमति हो, या फिर लीडरशिप ने इसे एक बड़ी प्राथमिकता बना लिया हो। और क्योंकि वो एक छोटा द्वीप राष्ट्र है, तो शायद नीतिगत फैसले लेना और उन्हें लागू करना कुछ मामलों में बड़े देशों की तुलना में आसान हो, जहां अलग अलग लॉबिंग ग्रुप्स का दबाव कहीं ज्यादा होता है। हाँ, ये हो सकता है। दूसरी बात, आर्थिक संरचना। न्यूजीलैंड के मामले में कानून वापस लेने का एक कारण बताया गया कि टैक्स कटौती के लिए फंड जुटाना था। शायद मालदीव की अर्थव्यवस्था तंबाकू टैक्स पर उतनी निर्भर न हो, या फिर सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को राजस्व से ज्यादा महत्व दिया हो। अच्छा। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत निर्भर है, तो हो सकता है एक स्वस्थ राष्ट्र की छवि बनाने का जो आर्थिक तर्क है वो भी इसके पक्ष में काम कर गया हो। और तीसरी बात, शायद सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय संकल्प हो। जब युवाओं में धूम्रपान की दर इतनी ज्यादा हो तो सकता है समाज और सरकार दोनों में इसे लेकर एक क्या कहते हैं इमरजेंसी जैसी भावना हो, जिसने इस कठोर कदम के लिए जमीन तैयार कर दी। यानी आप कह रही हैं कि सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है, उसे टिकाए रखने के लिए पॉलिटिकल विल, आर्थिक मजबूरियों का सामना करने की क्षमता और शायद एक हद तक सामाजिक सहमति भी जरूरी है। न्यूजीलैंड उदाहरण तो यही दिखाता है ना? बिल्कुल, न्यूजीलैंड का मामला इसका सटीक उदाहरण है। उन्होंने 2022 में लगभग ऐसा ही कानून पास किया था। उसमें था कि 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। ये कानून 2024 में लागू होने वाला था और पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी कि ये कैसे काम करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उसे वापस क्यों ले लिया गया? ये तो बड़ा कदम था। हाँ, बड़ा कदम था, लेकिन 2023 में वहां चुनाव हुए और नई सरकार आई। नई सरकार ने सत्ता में आने के फौरन बाद इस कानून को रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? क्यों? आधिकारिक तौर पर वजह ये बताई गई कि इस कानून को लागू करने से तंबाकू टैक्स से होने वाली आय कम हो जाती और उस पैसे का इस्तेमाल टैक्स कटौती के वादे को पूरा करने के लिए किया जाना था। इसके अलावा ये भी तर्क दिया गया कि प्रतिबंध से तंबाकू का काला बाजार बढ़ सकता है। अच्छा, तो मतलब आर्थिक और राजनीतिक वजहों से इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ कानून वापस ले लिया गया। ये तो मालदीव की उपलब्धि को और भी खास बना देता है ना? निश्चित रूप से न्यूजीलैंड का पीछे हटना ये दिखाता है कि ऐसे प्रगतिशील कानूनों को लागू करना और फिर बनाए रखना कितना मुश्किल है। तंबाकू इंडस्ट्री का दबाव, रेवेन्यू की चिंता, राजनीतिक विचारधाराएं, ये सब मिलकर ऐसे प्रयासों को पटरी से उतार सकते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में मालदीव का इस कानून को लागू कर देना वाकई एक बड़ी बात है। और यूनाइटेड किंगडम, यूके में भी कुछ ऐसी बहस चल रही है, शायद मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, यूके में भी स्थिति दिलचस्प है। वहां पहले भी ऐसे पीढ़ीगत प्रतिबंध के प्रस्ताव आए थे, लेकिन वो कभी कानून नहीं बन पाए। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने एक नया बिल संसद में पेश किया है। ये बिल भी न्यूजीलैंड और मालदीव की ही तर्ज पर है। 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है। और इसके साथ ही इसमें वेपिंग उत्पादों पर, खासकर वो जो युवाओं को लुभाने वाले फ्लेवर्ड वेप्स होते हैं, उन पर भी कड़े नियम लगाने की बात है। तो ये बिल अभी विचाराधीन है, मतलब पास नहीं हुआ है। हाँ, ये अभी संसदीय प्रक्रिया में है, इस पर बहस चल रही है और इसका भविष्य अभी तय नहीं है। यूके का मामला ये दिखाता है कि पीढ़ीगत प्रतिबंध का जो आइडिया है वो अब ग्लोबल लेवल पर हेल्थ पॉलिसी की मुख्य धारा में आ रहा है, लेकिन इसे कानून बनाना और फिर उसे सफलतापूर्वक लागू करना, ये 2 बिल्कुल अलग चुनौतियां हैं। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर ऐसे प्रतिबंधों को लागू करने और टिकाए रखने में मुख्य बाधाएं क्या आती हैं। न्यूजीलैंड का मामला हमें बताता है कि राजनीतिक विरोध और राजस्व का नुकसान ये प्रमुख चिंताएं हैं।
तंबाकू उद्योग दुनिया भर में बहुत शक्तिशाली है और ऐसे कानूनों का जोरदार विरोध करता है। इसके अलावा एक बड़ा डर ये भी होता है कि कानूनी बिक्री बंद होने से क्या तंबाकू का अवैध व्यापार या कालाबाजारी बढ़ जाएगी। उसे रोकना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, ये बात तो है। कानून तो बन गया मालदीव में, पर अब असली चुनौती शायद इसे जमीन पर उतारने की होगी। इसे लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब तंबाकू पीढ़ियों से समाज का हिस्सा रहा हो और आसानी से मिलता भी हो। ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। कानून बनाना पहला कदम है, लेकिन उसका प्रभावी प्रवर्तन मतलब एनफोर्समेंट वो दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल कदम है। कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। पहली तो है उम्र का सत्यापन। दुकानों पर ये कैसे पक्का किया जाएगा कि तंबाकू खरीदने वाला व्यक्ति प्रतिबंधित पीढ़ी का नहीं है। इसके लिए मजबूत पहचान प्रणाली और सख्त निगरानी की जरूरत होगी। हाँ, ये तो है। दूसरी बड़ी चुनौती जिसका हमने पहले जिक्र किया, अवैध व्यापार की आशंका। अगर कानूनी तौर पर तंबाकू मिलना बंद हो जाएगा तो क्या लोग इसे तस्करी या दूसरे गैरकानूनी तरीकों से हासिल करने की कोशिश करेंगे? सरकार को इसे रोकने के लिए बॉर्डर पर नियंत्रण और अंदरूनी निगरानी दोनों को मजबूत करना होगा। तीसरी चुनौती सामाजिक स्वीकृति और व्यवहार परिवर्तन से जुड़ी है। जैसे जैसे 2007 के बाद जन्मी पीढ़ी बड़ी होगी, क्या वो इस प्रतिबंध को स्वीकार करेगी? क्या उनमें से कुछ इसे अपनी आज़ादी पर हमला मानकर विरोध करेंगे? भलाई के लिए है। और क्या सरकार के पास इन सब चीज़ों के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे, मतलब निगरानी के लिए, जागरूकता अभियानों के लिए, और अगर कोई काला बाजार उभरता है तो उससे निपटने के लिए? ये भी एक अहम सवाल है। प्रभावी प्रवर्तन के लिए प्रशिक्षित लोगों की, तकनीक की और बजट की जरूरत होती है। मालदीव जैसे छोटे देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इसे कितनी प्राथमिकता देती है और इसके लिए कितने संसाधन लगाती है। शायद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे WHO या दूसरे स्वास्थ्य संगठनों से मदद, वो भी इसमें मददगार हो सकती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, ये नया कानून, ये उच्च धूम्रपान दरें, वैश्विक तुलना और लागू करने की चुनौतियां, इस सबको मिलाकर देखें तो मालदीव के इस कदम का असली मतलब और महत्व क्या निकलता है? देखिए, मालदीव का ये कदम कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये पीढ़ीगत दृष्टिकोण, ये आइडिया ही अपने आप में क्रांतिकारी विचार है। ये मौजूदा धूम्रपान करने वालों को सजा देने के बजाय भविष्य की पीढ़ियों को तंबाकू की लत के चक्र से पूरी तरह बाहर निकालने पे फोकस करता है। ये एक लॉन्ग टर्म समाधान की कोशिश है जिसका लक्ष्य तंबाकू को समाज से धीरे धीरे खत्म करना है। एक अलग सोच है। हाँ, दूसरा, जैसा हमने विस्तार से बात की, ये कदम मालदीव में युवाओं में तंबाकू की जो बहुत ज्यादा दर है उसकी सीधी प्रतिक्रिया है। ये सिर्फ एक थ्योरी वाली पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक गंभीर स्थानीय समस्या का समाधान करने का ठोस प्रयास है। तीसरा, इस प्रतिबंध की व्यापकता इसे खास बनाती है। ये तंबाकू के सभी रूपों पर लागू है और ये एक ऐसे देश में आया है जहां वेपिंग पर पहले से ही पूरा बैन है। ये तंबाकू नियंत्रण के प्रति एक बहुत ही मजबूत, मतलब जीरो टॉलरेंस वाला रवैया दिखाता है। सही है। और चौथा, मालदीव्स ने दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। इसने दिखा दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इस तरह के साहसिक कदम उठाए जा सकते हैं, भले ही दूसरे देश हिचकिचा रहे हों। अब दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स मालदीव के अनुभव पर करीब से नजर रखेंगे। ये एक तरह का पब्लिक हेल्थ एक्सपेरिमेंट है जिसके नतीजे दूर तक जा सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो मालदीव ने तंबाकू के खिलाफ जंग में एक अनूठा और वाकई बहुत साहसिक हथियार चुना है। ये पीढ़ीगत प्रतिबंध, ये उन्हें न्यूजीलैंड जैसे देशों से अलग खड़ा करता है जिन्होंने कोशिश की पर नाकाम रहे, और यूके जैसे देशों से भी जो अभी इस रास्ते पर विचार ही कर रहे हैं। मालदीव ने सिर्फ बात नहीं की बल्कि कर दिखाया है। बिल्कुल। और अब सबसे बड़ा और अहम सवाल भविष्य को लेकर है। मालदीव में तंबाकू उपयोग की जो गहरी जड़ें हैं, खासकर युवाओं में, और न्यूजीलैंड जैसे देशों के अनुभव से जो सबक मिले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कौन से कारक मालदीव में इस प्रतिबंध की लॉन्ग टर्म सफलता तय करेंगे? क्या मालदीव को भी वैसे ही राजनीतिक और आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ेगा जिन्होंने न्यूजीलैंड के कानून को पटरी से उतार दिया था? या फिर इस द्वीप राष्ट्र की जो अपनी अनूठी परिस्थितियां हैं, शायद इसका छोटा आकार, पर्यटन पर निर्भरता या मजबूत राजनीतिक संकल्प, क्या ये सब इसे तंबाकू नियंत्रण के इतिहास में एक स्थायी और सफल अध्याय लिखने का मौका देंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ मालदीव के भविष्य के लिए बल्कि दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।
इस पर आने वाले सालों में सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, यकीनन।